Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about the United Nations, how it originated, what is its historical background, what are the challenges that is in front of the United Nations, how relevant is it as an organization today, और ये बार बार न्यूज़ में क्यों रहता है। यूनाइटेड नेशन की अभी क्या रिलेवेंस है जब हम लोग इस वक्त इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, गाज़ा में बहुत बुरा हालत है, पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में जो वार है, इसके वजह से बार बार ये न्यूज़ में आती है कि यूनाइटेड नेशन आखिर कर क्या रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन। So this is me, myself Nazrul Islam. I have been teaching political science and international relations for the past 3 years, and my educations are from Jamia Millia Islamia, and I have mentored students who were preparing for PGT and TGT. Many of them are teacher now. So this is a brief overview. If you want more information about me, you can get in touch with me through LinkedIn or Twitter. So if we are टू टॉक अबाउट द ओवरव्यू, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि UN जनरल असेंबली की जो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने 2022 में बोला है कि जो यूनाइटेड नेशन है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से बेकार हो चुका है, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल बॉडी अगर हम लोग यूक्रेन और रशिया जैसे वार को अगर हम लोग कंटेन नहीं कर पाते हैं, अगर हम उसको रोक नहीं पाते हैं, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात बोला था। तो ठीक वही चीज़ आज के डेट में भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि अक्टूबर 7 को हमास नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो बर्बरता जिस रफ्तार से इज़राइल के अंदर जो उन्होंने अटैक किया, ठीक है, उसमें लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए। फिर उसके काउंटर ऑफेंसिव में जो इज़राइल की तरफ से जो अटैकें हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चों को मारना, लगभग 10-12 हज़ार लोग मार गए। तो ये जो चीज़ें हो रहा है इसको रोकने में यूनाइटेड नेशन क्या है आपका नाकामयाब हो रखा है, ठीक है ना। सो अगर ओवरव्यू हम लोग देखने की कोशिश करें, ये हम लोगों का हो गया क्या, ये हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इन 1945 ऑन द 24 ऑफ अक्टूबर यूनाइटेड नेशन का हम लोग फाउंड किया गया था। तो 24 अक्टूबर हर साल को UN डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड, इट इज़ ऑन 24 ऑफ अक्टूबर। तो ये 1945 में फाउंड किया गया था, क्योंकि ये इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू की वजह से पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा क्या था, आपका टर्मोइल का सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा आपका मतलब टेंशन वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका संपर्क है वो पूरा तहस नहस हो चुकी थी। यूरोप में डेवास्टेशन हो गया, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे, लाखों के तादाद में लोग मारे गए, ठीक है, तो करोड़ों के तादाद में लोग मारे गए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर had just ended, coming a few years after the devastation caused by the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म होती है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है आपका 1939 में। तो 20 साल के अंदर दो वर्ल्ड वॉर हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही डेवास्टेटिंग वो होता है, ठीक है, इवेंट होता है। और वैसे में पूरी दुनिया को ज़रूरत था कि इस तरह की जो वॉर है वी कैनॉट अफोर्ड, ऑल वी नीड इज़ पीस। और ये पीस कौन मेंटेन करेगा? अगर रशिया किसी को बोले कि आप पीस मेंटेन करें, क्या कोई उनका बात सुनेगा? नहीं। कोई अगर US बोले कि आप पीस मेंटेन करें, हो सकता है 2-4 कंट्री सुने, क्या पूरा दुनिया की भर के लोग पीस मेंटेन करने की बात को लेकर US को फॉलो करेगा? तो आंसर इज़ नो। तो ऐसे में वी नीड एन इंटरनेशनल बॉडी चाहिए। तो उसी संदर्भ में जो है आपका क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वुड्रो विल्सन नाम के एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, वुड्रो विल्सन, उन्होंने बोला कि हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना है। उसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन की आइडिया दिया था। तो लीग ऑफ नेशन को हम लोग देखते हैं कि 1920 में इस्टेब्लिश किया जाता है।
लेकिन ये बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि मेजर कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर इसका मेंबर बनते हैं तो वो ढंग से काम नहीं करते हैं। तो जब इस तरह ये जो लीग ऑफ नेशन का मकसद ये था कि हम लोग को और एक मेजर वार को रोकना है, और एक मेजर वार हमारे सामने ना हो। अगर हो गया तो फिर ये जो बॉडी है लीग ऑफ नेशन, इसका रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, लीग ऑफ नेशन ख़त्म। तो अब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो अभी फिर नए एक बॉडी की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सामने आती है। अब इनका मेन मकसद ये है कि आप और एक वर्ल्ड वॉर ना हो आपकी वजह से। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, कभी नहीं हो, लेकिन लेट्स एज्यूम कि अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल नीड अनदर न्यू बॉडी परहैप्स। तो दिस इज द होल थिंग, ओके। कंट्रीज दैट हैड डोमिनेटेड वर्ल्ड अफेयर्स हैड सफर्ड ए ग्रेट डील आफ्टर द 2 wars। दोनों विश्व युद्ध के बाद जो जितने भी सारे आपके प्रोमिनेंट नेशंस, प्रोमिनेंट जो कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुई। हु लुक्ड टू सेट राइवल ईच अदर। ये सारे कंट्री एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे थे, ठीक है। So, born out of the horrors of that period, the United Nations was primarily tasked with the goal of maintaining world peace and saving future generations। तो यूनाइटेड नेशन के पीछे मेन मकसद ये था कि आपको क्या करना है, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है, और जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन को इस तरह की जो हॉरिफिक जो वार है उससे हमें बचाना है। बट देन कम्स द क्वेश्चन लाइक कि क्या हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन को बहुत सारे केसेस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। अगर कोरियन वॉर की बात करें, वियतनामीज़ वॉर की बात करें, अफ़गान वॉर की बात करें, ठीक है। तो उसके अलावा अभी रिसेंटली यही बात करें आपका सूडान में जो चल रहा है, सीरिया में जो चल रहा है, येमेन में जो चल रहा है, फ़िलिस्तीन में जो चल रहा है, ठीक है। ये तमाम जगह में हम लोग कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर भारी मात्रा में सवालत हुई हैं। क्या यूनाइटेड नेशन एज एन इंटरनेशनल बॉडी हैज़ बीन सक्सेसफुल एनफ टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस? These are the questions that often comes into our mind। इसलिए इस बॉडी को बहुत अच्छे से समझने की हमें ज़रूरत है। तो यूनाइटेड नेशन कहाँ से आते हैं कि इट वाज बॉर्न आउट ऑफ द एशेस येट अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो ख़त्म हो चुका था, उसी के बचे कुछ हिस्से से हम लोग क्या बनाए हैं, यूनाइटेड नेशन को बनाया है, ठीक है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन था, ये कब आया? तो मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो 1919 में हम लोग क्या देखते हैं, एक ट्रीटी साइन होता है फ्रांस में, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय, इस ट्रीटी के तहत ये किया गया है कि हमें शांति कायम करना है, हम और ज़्यादा वार एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20 साल के बाद हम लोग कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हो जाता है और लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो जाता है। और लीग ऑफ नेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर था? जिनीवा में था। तो अभी एक नए जो है बॉडी की ज़रूरत था। Consequently, in August 1941, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे विंस्टन चर्चिल, ये लोग कनाडा में न्यू फाउंडलैंड नाम एक जगह में वहाँ पर सीक्रेटली मीटिंग करते हैं, और ये लोग बात करते हैं कि जब भी वॉर खत्म होगा, व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। हमारे सामने फ्यूचर को सेव करने के लिए, फ्यूचर में शांति कायम करने के लिए व्हाट आर द एक्शंस दैट वी कैन टेक। तो ये जो सीक्रेट मीटिंग था, ये कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि पॉसिबली दिस कैन बी वन ऑफ द फाउंडिंग रीजन where the United Nation or the idea of United Nation was first propounded. The heads of 2 countries discussed the possibility of creating a body for international peace efforts and a range of issues related to the war। ये हो गया आपका बैकग्राउंड कि यूनाइटेड नेशन की पहले भी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रही थी। तो इन दोनों ने मिलके, जो आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने मिलके एक स्टेटमेंट इशू करते जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर। यही जो क्या है, ये कोई ट्रीटी नहीं था, ठीक है, लेकिन ये क्या था कि हमें एक ऐसा बॉडी चाहिए जहाँ पर हम लोग शांति की बात कर पाए, हम लोग विश्व शांति को कायम कर पाए, इंटरनेशनल पीस को एस्टेब्लिश कर पाए। दैट इज़ समथिंग वी मस्ट स्ट्राइव फॉर। दिस आर द थिंग्स दैट वर इंक्लूडेड इन दिस अटलांटिक चार्टर। इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ पीस ट्रीटी, ओके। तो यहाँ पर कहना था कि सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स इन द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज ऑन विच दे बेस्ड देयर होप्स फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। तो ये बोलते हैं कि अटलांटिक चार्टर के मुताबिक हर एक कंट्री को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट में ही, नेशनल पॉलिसी के अंदर कुछ आप इस तरह की बातें रखें जिसकी वजह से आप ये कर सकें कि जो फ्यूचर को हम लोग एक बेटर फ्यूचर की कल्पना कर सकें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कंट्री के बीच में अच्छे से मतलब क्या कर पाए, कांटेक्ट कर पाए। इन तमाम चीज़ों को हमारे हर एक कंट्री के जो आपका वो है नेशनल पॉलिसीज़ हैं, उसमें इसको इनकलकेट किया जाए। इंडिया विच वॉज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एट द टाइम वॉज ऑल्सो अमंग दीज नेशंस। तो इंडिया ने भी इस जो आपका जिस तरह से एक बॉडी को फाउंड करने की कोशिश किया जा रहा था यूनाइटेड नेशन, उस जद्दोजहद में इंडिया भी शामिल थे। लेकिन इंडिया क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं था, तो ब्रिटिश हुकूमत
के मतलब अंडर में ही ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिलीज, इंडिपेंडेंट इंडिया व्यूड इट्स मेंबरशिप एट द यूनाइटेड नेशन एज एन इम्पॉर्टेंट गारंटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये लिखा है कि बावजूद इसके कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, बट इट बिकेम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इवन बिफोर बिकमिंग इट इंडिपेंडेंट। सो वी आर नॉट कंडेमनिंग कि हमारे बिहाफ पे किसी ने डिसीजन लिया है, बिकॉज दिस इज़ वन स्टेप विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसीलिए दिस स्टेप वॉज प्रेज वर्दी। और द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, अगले कुछ सालों में हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे मीटिंग हुई एलाइड बिग फोर कंट्रीज़ के बीच में। एलाइड बिग फोर कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना। ये चारों कंट्रीज़ का था एलाइड बिग फोर्स कहा जाता है। इफ़ यू आर एवर आस्क्ड कि व्हाट आर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस टर्म कॉल्ड एलाइड बिग फोर, तो इसमें ये चार कंट्री आते हैं, ठीक है। सो टू डिसाइड ऑन द पोस्ट वॉर चार्टर दैट वुड डिस्क्राइब द प्रिसाइज रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये एलाइड बिग फोर जो हैं इन लोगों ने क्या किया, पोस्ट वार एक चार्टर बनाने की कोशिश किया कि हमें जो है किस तरह से यूनाइटेड नेशन का क्या क्या रोल होगा, ठीक है, इसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, और इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग बात करना शुरू किया, ठीक है। रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट होगा उसको लेकर ये एलाइड बिग फोर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे। और फाइनली ये 24 अक्टूबर 1945 को इन्होंने, हम लोग क्या देखते हैं, ये एस्टेब्लिश किया जाता है विद 51 कंट्रीज। उस टाइम 51 कंट्री ने क्या किया, इसको रेटिफाई किया, ठीक है, इसको रेटिफाई किया, विच इंक्लूडेड 5 परमानेंट मेंबर्स। और परमानेंट मेंबर कौन कौन थे? फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, सोवियत यूनियन, द यूके, यूएस। इत्तेफाक से देखिए 1945 में ये यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम 5 परमानेंट मेंबर थे, आज के डेट में भी सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर हैं। और ये बात नहीं है कि यही 5 कंट्री जो है पूरे दुनिया में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारे कंट्री हैं जो इंपॉर्टेंट हो गया है। जर्मनी की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो आपका वो है कंट्रीज़ हैं, इसकी भी जो आशा आकांक्षाएं है इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हो रहा था। तो पहला जो मीटिंग हुआ वो 1946 का जनवरी 10 तारीख को हुआ, ठीक है, जनरल असेंबली हुआ। द 4 मेन गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडेड, क्या क्या था? पहला ये था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का हमें कायम करना है, क्या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कायम करना है। दूसरा क्या है? डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस। जितने भी कंट्री हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब के बीच में हमें क्या करना है, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है। कोई भी एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो। उसके अलावा क्या हो सकता है? अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेशन करना पड़ेगा, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा और आखिरी जो गोल ये था कि बीइंग एट द सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन द अटेनमेंट ऑफ दिस कॉमन एंड्स। अगर कोई कंट्री के बीच में अगर आप मान लीजिए कि टेंशन है, ठीक है, ये टेंशन को कौन वो करेगा, ये टेंशन को कौन दूर करेगा? यूनाइटेड नेशन वो बीच में आएगा। यूनाइटेड नेशन जो है शांति की बात करेगा। अगर कहीं पे बात नहीं बन रहा है तो यूनाइटेड नेशन विल मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग पीस एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। तो ये मोटे मोटे 4 गोल जो हैं हम लोग क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं कि दीज आर द 4 गोल्स दैट वी आर मेंशन्ड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन की दीज आर द स्टेटेड गोल्स दैट यूनाइटेड नेशन ओवर द ईयर्स वांटेड टू अचीव, ठीक है। तो कुछ अचीवमेंट्स और फेलियर्स के बाद देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखिए, वाइल एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन द यूनाइटेड नेशन कंसिस्टेड ऑफ ओनली 51 मेंबर्स, और आज के डेट में ये बढ़ के क्या कितना हो गया? 193 मेंबर्स हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो आपका ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ा है, ठीक है, वरना 51 मेंबर्स में से घट के कम हो जाता, ये बढ़ा है, ठीक है, 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है, 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये कब बढ़ा? ये मेंबर की जो मात्रा, यूनाइटेड नेशन की जो अंदर मेंबर जो जुड़ रहे थे, वो बहुत रफ्तार से बढ़ रहा था। कब? इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स जब चल रहा था पूरे दुनिया भर में, स्पेशली साउदर्न कंट्रीज़ में, एशिया में हो गया, अफ्रीका में हो गया, और डीकोलोनाइजेशन, जहाँ पर भी कॉलोनियलिज्म चल रहा था, वहाँ से वो लोग छोड़ के भाग रहे थे। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रहे थे, बहुत बड़े मात्रा में इंडिपेंडेंट हो रहे थे, लेकिन उनको एट द सेम टाइम दे नीडेड वन एश्योरेंस, दे नीडेड ए बॉडी वेयर दे कुड गो फॉर सीकिंग हेल्प। तो दे
फाउंड दिस हेल्प इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसीलिए जो है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स इट वर जस्ट मल्टीफोल्डिंग, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन बोस्ट्स ऑफ सेवरल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन द लास्ट 75 ईयर्स, और वो क्या क्या है? इट हैज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू कवर ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इशूज सच एज हेल्थ पहले नहीं था, अब हेल्थ पे बात करते हैं, एनवायरनमेंट पे बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लोग बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को भी इन्होंने शामिल कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या है, इट पास द रेजोल्यूशन टू कमिट टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन 1946 में ही इन लोगों ने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन पास किया कि दुनिया में हमें न्यूक्लियर वेपन जैसे कोई चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें शांति कायम करना है, शांति के लिए हमें इतने लिथल वेपन की क्यों ज़रूरत है? तो इन्होंने 1946 में ही एक रेजोल्यूशन पास किया कि वी मस्ट एलिमिनेट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उसके अलावा 1948 में अगर हम देखते हैं कि जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, HIV हो गया, इस तरह की डिजीज़ के साथ किस तरह से हमें फाइट करना है, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। देखिए कितनी एक कितना बड़ा अहम मुद्दा वो था, एक बॉडी बनाया गया टू डील विथ द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल कंसर्न, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ेस हैं, जो बहुत ही उस टाइम बहुत बड़े मात्रा में लोगों की जान ले रहे थे, ये सारे डिजीजेस, तो इसको रोकने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया यूनाइटेड नेशन के एजिस में। एट प्रेजेंट WHO इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक। आपको पता है कोरोना वायरस पेंडेमिक को रोकने के लिए WHO का कितना बड़ा रोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कहते हैं इन 1950 द UN क्रिएटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। पूरे दुनिया भर में रिफ्यूजी की मात्रा जो है डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ जो रिफ्यूजीज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जब आपका नेशनलिज्म पूरी दुनिया भर में फैल रहा था, जब बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो बहुत सारे कंट्री बाउंड्री को लेकर लड़ रहे थे। जब लड़ रहे थे और कहीं पर भी लड़ाई होता है, वॉर होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो बेघर होते हैं वो सिविलियंस होते हैं। तो ऐसे में रिफ्यूजी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इस रिफ्यूजीज़ की संख्या को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ और स्पेस देने के लिए हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ को बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा 1972 में हम लोग क्या देखते हैं, पूरे दुनिया भर में हमें क्या देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रिजर्व करना, इसको और बढ़ाना, ठीक है, जो हमारे फॉरेस्ट कवर हैं, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसके लिए UNFP बनाया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, UNEP बनाया गया, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कितना इंपॉर्टेंट एक बॉडी है। और 2022 में हम क्या देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ने एस्टैब्लिश द UN criminal code to try those who have committed war crimes, genocide and other atrocities. So these are the very very important successes that we can count in the सक्सेसफुल लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म है, इनके कुछ फेलियर हैं। जैसे 1994 में क्या हुआ था, रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, जो आपका तुत्सीज और हुतूज जो है, ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होता आपका जेनोसाइड हो गया था, और बहुत बड़ी मात्रा में जो आपका मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को एकदम मतलब पूरा एकदम स्लॉटर्ड कर दिया। वहाँ पर जो आपका वो है रेडियो टेलीविज़न, ये लोग पूरे दिन रात अब जो वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट में हेट फैलाते थे, उसके अगेंस्ट में एकदम पूरी तरह से एकदम मतलब कम्युनल भाषाई व्यवहार करते थे। तो उसकी वजह से जाके वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, जो कि हम लोग क्या देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन उसको रोकने में नाकामयाब रहे। फिर आप देखते हैं कि एक कैम्बोडिया में वो था खेमर रूज, इनके रोल में ये इसको पॉलपॉट नाम के एक व्यक्ति था, पॉलपॉट के रूल में, पॉलपॉट वन ऑफ द मोस्ट जो है क्रिमिनलिस्टिक लीडर अगर हम लोग हिस्ट्री में देखा जाए, इन्होंने कितने सारे लोगों को मारा है, जेनोसाइड की तरह वो हुआ है, तो उसको भी रोकने में नाकामयाब रहा, ठीक है। 2005 में यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है UNPKF, उनके ऊपर वो लगा कि जब ये DRC में गए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर जब इन लोगों ने पीस को मेंटेन करने के लिए गए, तो वहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने वहाँ के औरतों के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है, जिसको हम लोग क्या देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये बहुत बड़ा एक धब्बा है। उसके बाद 2011 में हम लोग कहते हैं UN पीस कीपिंग मिशंस इन साउथ सूडान वॉज अनसक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग द ब्लडशेड कॉज्ड बाय सिविल वॉर। जो सिविल वॉर जो शुरू हुई थी
सूडान में, उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हुई उसको रोकने में भी नाकामयाब रहा। उसके अलावा अब अभी देखिए यूक्रेन में जो हो रहा है उसको रोकने में नाकामयाब रहा। अब फिर आप येमेन में देखिए 2014 से वहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गया है, जहाँ पर यूएस और सऊदी अरेबिया मिल के वहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं कि जो हाउती रिबेल हैं उसके अगेंस्ट में वहाँ पर वार चल रहा है और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। वहाँ पर भूखमरी अलग है, माल न्यूट्रिशन है, लोग हज़ारों लाखों के तादाद में लोग घर छोड़ रहे हैं। उसके अलावा आप सूडान में देखिए, वो सूडान में अभी भी कंटिन्यूड है, सीरिया में चल ही रहा है। उसके अलावा फिर नए हम लोग अभी कहाँ देख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन में देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ें के हम लोग कह देखते हैं, यहाँ पर आके सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन एज एन बॉडी इज इट effective enough to control or ensure the peace that it once promised। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें एट ए हाई लेवल मीटिंग ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 2020 commemorating 75 years of the United Nations declaration was adopted that also set out its goal for the next decade। कि अगले 10 साल में क्या करेंगे, कि 10 साल में हम लोग क्या करेंगे, द डिकेड ऑफ एक्शन एंड डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल फॉर आवर जनरेशन होगा। इट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट एज वी बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हो रहा था तो ये कुछ प्रोमिसेस रखा गया था। तो एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन यूनाइटेड नेशन की तरह एक इंपॉर्टेंट बॉडी, इतना एक बड़ा बॉडी को अगर हम लोग और ज़्यादा रिलेवेंट बनाएं और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के पीछे एक काम हो सकता है रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इसका हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। रिफॉर्म की जब बात करें, इश्यूज़ इन रिफॉर्मिंग यूनाइटेड नेशन, क्या क्या हो सकता है। जनरल असेंबली जो है, द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जो है ये हमेशा से बटा हुआ रहा है। ठीक है, जो आपका परमानेंट कंट्रीज है उसमें आपका कुछ कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं, कुछ आपका कम्युनिस्टिक कंट्री हैं, जैसे आपका चाइना हो गया, जैसे आपका रशिया हो गया, ये लोग क्या है कम्युनिस्टिक कंट्री है। बाकी सारे कंट्रीज जो हो गए यूके, फ्रांस और यूएसए, ये लोग कैपिटलिस्टिक कंट्री है। तो ये दो गुट में ऑलरेडी बटा हुआ है। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ द जनरल असेंबली इज मच इंपॉर्टेंट एज द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी इन एंश्योरिंग रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। अगर आपको वो करें यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर किसी भी तरीके की रिफॉर्म को लाना हो तो यहाँ पर यूएनएससी जो है, यूएनएससी के अंदर जो परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, उसकी जो डाइकोटमी है उसको बदलना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ पाँच कंट्री पूरी दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब डिसाइड कर रहा है। भाई शांति पीस रेजोल्यूशन कुछ पास किया जा रहा है तो एक कंट्री वीटो पावर मार दिया, बात खत्म हो गया। ठीक है, द परमानेंट मेंबर्स वर हिस्टोरिकली नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट रिफॉर्म टू द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। और ये परमानेंट मेंबर है, 5 जो परमानेंट मेंबर है ये कतई नहीं चाहते हैं कि जो यूएनएससी जो है उसमें यूनाइटेड नेशन में कोई रिफॉर्म आए या फिर यूएनएससी में कोई रिफॉर्म आए। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमें जो प्रिविलेज मिली हुई है वीटो पावर की या फिर जो हम लोग पूरा दुनिया भर में जो चीज़ें हो रही है उसको जो हम लोग डिसाइड कर पाए ये पावर किसी और को दिया जाए। तो ये सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, इशू क्या क्या है, एक तो यह है लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। आप अफ्रीका के जैसे एक कॉन्टिनेंट जिसमें आपका कितना है 54 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उस कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका परमानेंट उसमें। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है जब पीस और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, और यही इसमें बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। अगर इसमें बदलाव ला गया तो यूनाइटेड नेशन एज ए बॉडी उसकी जो रिलेवेंस है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, फिर एक तो ये हो गया कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, वीटो पावर की जब हम बात करते हैं, अच्छा ये तो अफ्रीका तो हो ही गया। उसके अलावा हमें क्या देखते हैं, साउथ अमेरिका का भी कोई वो नहीं है, साउथ अमेरिका का भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर मिसयूज ऑफ वीटो पावर, अगर जो रशिया जो कर रहा है, ठीक है, रशिया जो कर रहा है उसके खिलाफ अगर कोई यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है, रशिया खुद वीटो पावर कर देता है। अगर जो इजराइल जो कर रहा है पैलेस्टाइन में, अगर इजराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, इजराइल की जो आपका करता धरता है यूएसए वो वीटो पावर कर देता है कि नहीं यूएसए इजराइल कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि वीटो पावर का आप मिसयूज़ कर रहे हैं। आप सही मायने में जो है यहाँ पर क्या नहीं करना चाहते हैं, शांति को कायम करना ही नहीं चाहते। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल राइवलरी अलग है। ठीक है, कभी यूएस और चाइना के बीच में टेंशन चला रहता है, यूएस और रशिया के बीच में टेंशन रहता है। तो अगर ऐसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं इसके बीच में ही अगर राइवलरी होगी तो फिर इसका सक्सेस कहाँ से आएगा। ठीक है, फिर जो थ्रेट टू स्टेट सॉवरेनिटी,
देखिए हर एक कंट्री आज के डेट में, अगर कोई कंट्री इंडिपेंडेंट है मतलब कि वो सॉवरेन है तो उसका अपना डिप्लोमेसी, अपना फॉरेन पॉलिसी, अपना इंटरनल सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें वो खुद डिसाइड करेगा। ऐसे में अगर यूनाइटेड नेशन वहाँ पर जाए और शांति को एक्स्टेब्लिश करने के मकसद से अगर जाए उसके बिना परमिशन से, इससे क्या होगा? ये होगा कि आप उस कंट्री की जो आपका सॉवरेनिटी हो आप उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले यूएनएससी को डेमोक्रेटाइजेशन करिए, उसके रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी इक्विटेबल बनाइए, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर के आज जो 5 परमानेंट मेंबर है उसको आप उसको बढ़ा दीजिए, 20 करें, 15 करें, बढ़ाइए। जैसे एशिया जितना जो बड़ा कंट्री मतलब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर 3 परमानेंट मेंबर हो सकता है एटलीस्ट। इंडिया, जापान, चाइना हो सकता है। उसके बाद आप जाइए वहाँ पर अफ्रीका से एटलीस्ट 2 परमानेंट मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यूरोप में ऑलरेडी 2 परमानेंट मेंबर है, नॉर्थ अमेरिका में 1 है, साउथ अमेरिका में 1 या फिर 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाना चाहिए, जो कि अभी 5 है उससे आप 15 कर दीजिए। नॉन परमानेंट मेंबर 10 है, उससे कम से कम आप 30 कर दीजिए। एटलीस्ट देयर वुड बी ए डिसेंट एफर्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ पीस इन द वर्ल्ड। अगर आप वो कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप इस तरीके की इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो वी आर श्योर कि आप सीरियस नहीं हैं अबाउट दिस वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये सिर्फ आप कहने के लिए, लिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कोई कोशिश नहीं है। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है? यूएनएससी को एक्सपांड करना, जो मैंने अभी बताया। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन करें और इंडिया का रोल बढ़ाया जाए। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। आज के डेट में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में जो इंडिया के बिना पूरा हो। तो इसीलिए इंडिया जैसे कंट्री, जर्मनी जैसे कंट्री, ब्राज़ील जैसा कंट्री, जापान जैसा कंट्री को हमें और ज़्यादा क्या देना पड़ेगा? प्रोमिनेंस देना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ एंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसीलिए हमें ज़रूरी है, हमें ये बेहद ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें कुछ रिफॉर्म लाया जाए। तभी हम लोग जो है ये आए दिन जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रही हैं, चाहे म्यांमार में मिलिट्री कू हो, चाहे जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस हो श्रीलंका में, चाहे यमन में सिविल वॉर हो, चाहे सीरिया में जो हो रहा है, चाहे आपका इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर हो, इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट नीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। सारे वर्ल्ड कम्युनिटी से हमें क्या चाहिए? एक रियल एफर्ट चाहिए, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग रियल एफर्ट इन ensuring world peace and security. So this is a broad discussion about United Nations and what can be done to make it more successful. So if you have any doubt, any confusion, any clarity, or if you think that I have missed something or I have mentioned anything which is untrue, please let me know in the comment box and I'll be more than happy to reply to those comments. Thank you so much. See you in the next video.